जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अभिषेक एजुकेशन पॉइंट 2 में। और आज की इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है और सत्ता की साझेदारी के रूप। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ये पार्ट 2 है। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखें तो पहले जाकर पार्ट 1 देख लीजिए, तभी समझ में आएगा कि जो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है और सत्ता की साझेदारी के रूप। इसके पहले वीडियो में हम लोग ज़्यादा ध्यान लगाए तो पहले वीडियो में हम लोग देखा कि बेल्जियम में जो विविधता उत्पन्न होती थी, भाषा को लेकर उत्पन्न होती थी, यानी जो बेल्जियम में विविधता उत्पन्न हुई वो भाषा के आधार पर विविधता उत्पन्न हुई। जो श्रीलंका में विविधता उत्पन्न हुई वो भाषा और जाति दोनों को लेकर हुई, भाषा और धर्म दोनों को लेकर हुई दोस्तों। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। बेल्जियम देखिए सत्ता की साझेदारी कैसे किया तो बच गया गृह युद्ध से, यानी और श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी अच्छे से नहीं हुई, समय रहते हुए सत्ता की साझेदारी नहीं हुई, गृह युद्ध का परिणाम निकला। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। देखिए इसके लिए दो तर्क दिए गए हैं। जो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है इसके लिए दो तर्क दिए गए हैं। देखिए जो पहला तर्क है वो बता रहा है कि सामाजिक टकराव की समस्या खत्म हो जाती है, यानी सामाजिक टकराव की समस्या खत्म हो जाती है। यानी देखिए सामाजिक टकराव यानी गृह युद्ध होगा तो दो मुल्क देखिए एक ही देश के अंदर दो मुल्क आपस में लड़ेंगे, दो समाज आपस में लड़ेंगे, दो लोग आपस में लड़ेंगे, यानी सामाजिक टकराव की स्थिति खत्म हो जाती है। और बेल्जियम ने यही फैसला किया कि जो यहाँ पर सामाजिक टकराव की समस्या थी वो पहले ही खत्म हो गया, गृह युद्ध होने से बच गया। नहीं तो यहाँ पर बहुत काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर होगा सामाजिक टकराव होता। लेकिन बेल्जियम ने होशियारी लगाया और गृह युद्ध होने से अपने देश को बचा लिया। यानी जो होता है सामाजिक टकराव की समस्या खत्म हो जाती है। और देखिए सभी लोगों में समानता स्थापित होती है, यानी जो होती है सभी लोगों में समानता स्थापित होती है, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं दोस्तों, और सभी को एक समान अधिकार दिया जाता है। यानी जो डच भाषी थे और फ्रेंच भाषी थे उन सभी में समानता स्थापित हो गई, सभी को एक समान अधिकार मिलने लगा। और कहा गया है सभी को एक समान अधिकार है, यानी जब तक आप दोनों लोग राजी नहीं होंगे तब तक कोई कानून नहीं बनेगा। इस तरह होगा कि आप लोग एक तरफा फैसला नहीं ले सकते हैं, यानी एक समान अधिकार, यानी जो सत्ता की साझेदारी होती है वह एक समान अधिकार भी दिलाती है और समानता स्थापित करती है। देखिए दोस्तों जो पहला तर्क कहते हैं उसको युक्तिपरक कहते हैं और जो दूसरा तर्क है उसे नैतिक तर्क कहते हैं। पहले तर्क को युक्तिपरक कहा जाता है। देखिए जो युक्तिपरक तर्क होता है लाभ हानि का हिसाब लगा कर लिया गया फैसला, लाभ हानि का जो फैसला लगा कर लिया जाता है, लाभ हानि देख कर जो फैसला लिया जाता है उसी को कहते हैं दोस्तों युक्तिपरक तर्क। और दूसरे को कहते हैं नैतिक तर्क, यानी सत्ता के बंटवारों को ज्यादा महत्व देता है, उसी को कहते हैं दोस्तों नैतिक तर्क। दूसरा तर्क देखते हैं कि दूसरा तर्क क्या होता है। पहला तर्क देख लिए कि सामाजिक टकराव की समस्या होती है खत्म होती है, सभी लोगों में समानता स्थापित होता है, सभी लोगों को एक समान अधिकार मिलता है। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा तर्क। देखिए सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, यानी इसको एकदम याद रखिएगा कि जो दूसरा तर्क है उसमें कहा गया है कि जो सत्ता की साझेदारी है वह लोकतंत्र की आत्मा है। देखिए दोस्तों बताया जा रहा है कि जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंग होते हैं उनके मध्य सत्ता की बंटवारा होती है। जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंग होते हैं, यानी जो शासन व्यवस्था में रहते हैं, जो राजनीतिक दल में रहते हैं, उन्हीं के मध्य सत्ता का बंटवारा होता है। यानी जो जिसकी सरकार होती है, जो शासन के अंतर्गत रहते हैं, जो राजनीतिक दल के अंतर्गत रहते हैं, उन्हीं के मध्य जो सत्ता का बंटवारा होता है। देखिए दोस्तों अब देखिए न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। देखिए दोस्तों मैं इसको समझाता हूँ। देखिए ये न्यायपालिका है, ये कार्यपालिका है और ये विधायिका है। देखिए न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति यानी जो ये बैठे हैं यहाँ पर इसकी नियुक्ति ये करती है, लेकिन न्यायपालिका पर और न्यायपालिका ही, हाँ देखिए दोस्तों जो न्यायपालिका होती है वो इस पर भी और इस पर, यानी देखिए पढ़िए
ये क्या बता रहा है, न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। जो न्यायपालिका होती है इसकी नियुक्ति जो करती है कार्यपालिका करती है, लेकिन लेकिन न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। दोस्तों जो न्यायपालिका होती है, जो कार्यपालिका होती है, जो विधायिका होती है, कार्यपालिका इसकी नियुक्ति करती है और इसकी नियुक्ति भले ही करती है, कार्यपालिका इसकी नियुक्ति भले ही करती है, लेकिन जो न्यायपालिका होती है कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाई गए कानूनों पर अंकुश रखती है। जो न्यायपालिका होती है कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है और इसी को कहते हैं नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। दोस्तों इसी को कहते हैं नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। जो पूरा ये सिस्टम है, जो ये पूरा सिस्टम है, इसी को कहते हैं नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं सत्ता की साझेदारी के रूप। आखिर में जो सत्ता की साझेदारी है उसके रूप को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों जो सत्ता की साझेदारी के रूप के अंतर्गत आता है, पहला आता है क्षैतिज वितरण। पहला आता है क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण देखिए दोस्तों, यदि हम कहें कि क्षैतिज वितरण तो क्षैतिज वितरण ऐसे होता है, और जो यदि कहें ऊर्ध्वाधर वितरण वैसे होता है। यानी क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा आप पढ़े होंगे मैथ में। तो देखिए क्षैतिज वितरण यानी विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य सत्ता का बंटवारा। देखिए दोस्तों, देखिए जो सत्ता की साझेदारी के रूप है दो प्रकार के होते हैं, क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण। देखिए जो क्षैतिज वितरण होता है वह क्या होता है, देखिए विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के मध्य जो सत्ता का बंटवारा होता है उसी को कहते हैं क्षैतिज वितरण। यानी मैंने आपसे कहा यदि क्षैतिज कहे तो ऐसे मानिएगा, यानी क्षैतिज रेखा, यानी ऐसे कहिएगा। यदि ऊर्ध्वाधर की बात की जाए तो ऊपर से नीचे की ओर। तो देखिए क्षैतिज वितरण का मतलब होता है विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य सत्ता का बंटवारा होता है, सत्ता के शक्तियों का बंटवारा होता है, उसे कहते हैं क्षैतिज वितरण। देखिए दोस्तों, देखिए इसका काम होता है कानून बनाना। अब कानून बन गया तो इसको लागू करने वाला भी कोई होना चाहिए। जब लागू हो गया तो इसको पालन करवाने वाला भी कोई होना चाहिए। यानी कोई कानून बन गया तो उसे लागू करने वाला भी होना चाहिए और पालन करवाने वाला भी होना चाहिए। तब होगा कि कानून बनाना विधायिका का कार्य, कानून को लागू कर देना कार्यपालिका काम, और जो इसको पालन करवाएगा वो न्यायपालिका। यानी विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका, कानून बनाना, कानून को लागू करना, कानून को पालन करवाना। यानी विधायिका कानून को बनाना, कार्यपालिका कानून को लागू करना, न्यायपालिका कानून को पालन करवाना। ऐसे याद रखिएगा दोस्तों, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका, कानून बनाना, कानून को लागू करना, कानून का पालन करवाना, इसी का कार्य होता है। विधायिका का कार्य होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है लागू करना, और न्यायपालिका का काम होता है उनका पालन करवाना। तो चलिए दोस्तों अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। सत्ता की साझेदारी के रूप का दूसरा देखेंगे ऊर्ध्वाधर वितरण। देखिए दोस्तों एक और बात बता दें कि जो ये सरकार के अंग होते हैं ये अपने शक्तियों का अपने स्तर पर आकर अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ये असीमित रूप में, ये अपने असीमित रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसे कहते हैं नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। और नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था हमें बताती है कि कार्यपालिका भले से ही न्यायपालिका की नियुक्ति करती है, कार्यपालिका भले ही न्यायपालिका की नियुक्ति करती है, लेकिन न्यायपालिका इस पर और इसके द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है, और इसी को कहते हैं नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण की ओर। अब हम लोग चलते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी इसको हटा दें। मैंने आपको कहा कि यदि आ जाए क्षैतिज वितरण तो आप मैथ में पढ़े होंगे कि जो क्षैतिज रेखा यानी ऐसे होगी, जो क्षैतिज वितरण होगा ऐसे होगा, और ऊर्ध्वाधर की बात की जाए तो ऐसे होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको। देखिए ऊर्ध्वाधर वितरण का मतलब होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य सत्ता का बंटवारा। देखिए बस इतना ही,
हो गया आपका ऊर्ध्वाधर वितरण हो गया। देखिए यानी जो ऊर्ध्वाधर वितरण होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य जो सत्ता का बंटवारा होता है उसी को कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। यानी ऊर्ध्वाधर का मतलब ही होता है ऊपर से नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर। तो ऊपर पहले होता है केंद्र सरकार, उसके बाद आती है राज्य सरकार। तो जो इन्हीं के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा होता है, सत्ता का बंटवारा होता है, सत्ता के शक्तियों का बंटवारा होता है, उसी को कहते हैं दोस्तों, उसी को कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। दूसरा परिभाषा देखा जाए तो होगा उच्चतर 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 और निम्नतर निम्नतर। उच्चतर और निम्नतर स्तर के बीच जो सत्ता का बंटवारा होता है, सत्ता का बंटवारा होता है उसी को कहते हैं दोस्तों ऊर्ध्वाधर वितरण। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य यदि सत्ता का बंटवारा होगा तो उसी को कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। यानी ऊपर से नीचे की ओर, तो ऊपर पहले आता है केंद्र सरकार और उसके नीचे आता है राज्य सरकार, तो वही होता है ऊर्ध्वाधर वितरण। मतलब ऊपर से नीचे की ओर तो पहले केंद्र सरकार आएगा, उसी के बाद राज्य सरकार आएगा। इन दोनों के मध्य जो सत्ता के शक्तियों का बंटवारा होता है उसी को कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। अब देखते हैं उच्चतर और निम्नतर स्तर के सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा। यानी उच्चतर है तो ऊपर रहेगा, निम्नतर है तो नीचे रहेगा। तो ऊपर कौन रहेगा? केंद्र सरकार, निम्नतर में तो नीचे कौन रहेगा? राज्य सरकार। और इसी के बीच यदि सत्ता का बंटवारा हो जाए तो उसे कहते हैं सत्ता की दोस्तों उसी को कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। उच्चतर यानी ऊपर और निम्नतर मतलब नीचे। यानी उच्चतर पर कौन होता है? केंद्र सरकार और निम्नतर पर राज्य सरकार। इन्हीं दोनों के मध्य यदि सत्ता का बंटवारा हो जाए तो उसी को कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं सामुदायिक सरकार। यानी सामुदायिक सरकार क्या होती है, तो देखिए अब हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखिए सामुदायिक सरकार, यानी जो सामुदायिक सरकार होती है, सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं, सामुदायिक सरकार क्या होता है और सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं? इसको दूसरा नाम से कहते हैं त्रिस्तरीय सरकार। इसको जो दूसरे नाम से जाना जाता है वह है त्रिस्तरीय सरकार। त्रि का अर्थ होता है तीन, और स्तरीय का अर्थ होता है स्तर वाला। जो तीसरे स्तर पर काम करे वही होता है त्रिस्तरीय सरकार या सामुदायिक सरकार। देखिए दोस्तों सामुदायिक सरकार और त्रिस्तरीय सरकार, देखिए ये दोनों एक ही है। देखिए त्रि का मतलब होता है तीन और स्तरीय का मतलब होता है स्तर वाली। यानी जो तीसरे स्तर पर कार्य करे, यानी पहले पर केंद्र, दूसरा पर राज्य और जो तीसरा पर क्षेत्रीय सरकार होगी या प्रांतीय, यानी जो हमारे गांव के स्तर पर काम करती है वही होता है सामुदायिक सरकार। यानी इसे त्रिस्तरीय सरकार के नाम पर, यानी पहला और दूसरा ये तीसरे पे आ रहा है तो इसे कहते हैं त्रिस्तरीय। त्रि का अर्थ होता है तीन और स्तरीय का अर्थ होता है स्तर वाली। जो तीन स्तर पर काम करे उसी सरकार को कहते हैं त्रिस्तरीय सरकार। तो देखिए सामुदायिक सरकार, यानी जो सामुदायिक सरकार को शक्तियां प्राप्त होती है। देखिए जो सामुदायिक सरकार होती है ये, इसमें जो केंद्र सरकार होती है वो अपनी कुछ शक्तियां देती है और राज्य सरकार भी कुछ अपनी शक्तियां देती है और कहती है लीजिए ये शक्तियां और गांव के स्तर पर आप शासन करिए, गांव के स्तर पर लोगों की समस्या का सॉल्व करिए, जो परेशानी है उसको समझिए। तो वही होता है दोस्तों सामुदायिक सरकार। यानी जो इसमें केंद्र सरकार होती है अपनी कुछ शक्तियां दे देती है सामुदायिक सरकार को और राज्य सरकार भी अपनी कुछ शक्तियां दे देती है सामुदायिक सरकार को। इसे त्रिस्तरीय सरकार के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं जो दबाव समूह होता है वह क्या होता है। तो देखिए बताया गया है, जो दबाव समूह के बारे में बताया गया है कि जब कोई लोग अपनी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन बनाते हैं और सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं, यानी जो कोई लोग अपनी विशेष समस्या को, अपनी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, विशेष समस्या की पूर्ति के लिए संगठन बनाते हैं और सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं, उसी को कहते हैं दबाव समूह। दबाव समूह कहते हैं दोस्तों, दबाव समूह कहते हैं। देखिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आंदोलन, यानी यहाँ पर आंदोलन है, यानी आंदोलन। देखिए दबाव समूह, यानी दबाव समूह बता रहा है कि जब कोई लोग अपनी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, विशेष कोई समस्या हो उसकी पूर्ति के लिए संगठन बनाते हैं और सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं, उसी को कहते हैं दबाव समूह। देखिए आंदोलन क्या बता रहा है, जब कोई राजनीतिक दल किसी विशेष मांगों के ऊपर आवाज उठाती है और मांगों को पूरा भी करवाती है, जब कोई राजनीतिक दल किसी मुद्दे पर
किसी मुद्दे पर या विशेष मांगों पर आवाज उठाती है और मांगों को पूरा भी करवाती है। मान लीजिए कोई सामाजिक परेशानी हो, उस पर भी आवाज उठाइए। समाज को कोई कठिनाई हो रहा हो, उसको अपने अधिकार से वंचित किया जा रहा हो, इसी सब पर राजनीतिक जो दल का होता है कार्य होता है, जो राजनीतिक दल होता है उसका कार्य होता है कि यह मांगों को उठाए, जो सरकार मांगों को पूरा नहीं कर रही है उस पर उठाए। यानी कोई मुद्दा हो, जब कोई राजनीतिक दल किसी विशेष मांग के ऊपर आवाज उठाती है, जब कोई राजनीतिक दल किसी विशेष मुद्दे के ऊपर आवाज उठाती है और उसे पूरा भी करवाती है तो उसे कहते हैं आंदोलन। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही रहने देते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो के साथ।